देखते हैं अपना कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये क्या होता है। कोई भी इंजरी या ट्रोमा के कारण कंपार्टमेंट सिंड्रोम होती है। एग्जाम्पल, ब्लड सेल नर्व कंप्रेस होती है, जिसके कारण के क्या है न्यूरोवास्कुलर सिस्टम एराइज होता है। ठीक है, न्यूरोवास्कुलर सिम्टम एराइज होती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम है अगर कोई भी इंजरी है, ट्रोमा के कारण अगर कंपार्टमेंट कंप्रेस होती है, जैसे ब्लड है, सेल है, नर्व कंप्रेस होती है, जिसके कारण न्यूरोवास्कुलर सिस्टम एराइज होती है। मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखने को मिलता है? लोअर लेग में। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है मोस्ट कॉमन लोअर लेग में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन लोअर लेग में देखने को मिलता है। ये मेडिकल इमरजेंसी होता है। 4 से 6 घंटे बाद ये है क्या है, इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ नर्व वेसल्स देखने को मिलेगा। क्या है, मोस्ट कॉमन लोअर लेग में देखने को मिलता है ये, और मेडिकल इमरजेंसी है। 4 से 6 घंटे में इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ नर्व वेसल्स देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है किसका? तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का 6P सिम्टम होता है इसमें। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है? ठीक है, पेन है, पेलर है। ठीक है, पेलर देखने को मिलेगा, पेन है। पेन कैसा हो गया? सीवियर पेन होता है, ये अर्लीस्ट सिम्टम देखने को मिलता है। पेन है, इसमें सीवियर पेन हो गया है, और ये क्या होता है, अर्लीस्ट सिम्टम होता है, पेन होता है। कंपार्टमेंट सिम्टम में 6P देखने को मिलता है, जिसमें पेन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सीवियर पेन होता है और अर्लीस्ट सिम्टम होता है। ठीक है, 6P में पेन है, पेलर है। ठीक है, पेरेस्थेसिया हो जाएगा, नमनेस और टिंगलिंग। ठीक है, और क्या है, पल्सलेसनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और पैरालिसिस भी देखने को मिल जा सकता है। तो क्या क्या देखने को मिलता है? पेन है, पेलर है, पेरेस्थेसिया में नमनेस और टिंगलिंग होता है। ठीक है, पल्सलेसनेस है, प्रेशर बढ़ जाएगा और पैरालिसिस भी देखने को मिलेगा। पेन है, पेलर है, पेरेस्थेसिया है। ठीक है, पल्सलेसनेस है, प्रेशर बढ़ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, और कूल एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा, और कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो डिले हो जाएगा। कैपिलरी रिफिल टाइम डिले हो जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करोगे? मैनेजमेंट में है लूज क्लॉथ और ड्रेसिंग कराओ। क्या है? लूज क्लॉथ और ड्रेसिंग पहनने के लिए बोलेंगे, लूज क्लॉथ और ड्रेसिंग। ठीक है, फेसियोटोमी करना पड़ सकता है, फेसियोटोमी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्लाइंट को सीवियर पेन देखने को मिलता है। ठीक है, सीवियर पेन देखने को मिलता है, और ये अर्लीस्ट सिम्टम होता है। अब देखते हैं एम्पुटेशन। एम्पुटेशन क्या होता है? रिमूव कर देता है लिम्ब को और उसके पार्ट को, तो उसको बोलते हैं। एबव लिम्ब क्या होता है? नी के अगर ऊपर हो रहा है। ठीक है, क्या है, थ्रो नी एम्पुटेशन। नी ये होता है, नी घुटना। ठीक है, अगर ऊपर हुआ तो उसको एबव बोलते हैं, जैसे फीमर के पास। ठीक है, और बिलो नी हुआ, जैसे जैसे क्या है, जैसे। ठीक है, यह है। उसके बाद क्या है, फुट एम्पुटेशन भी होता है, और CNME। ठीक है, सेम एम्पुटेशन भी होता है। ठीक है, तो लेग एम्पुटेशन जो क्या होता है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एम्पुटेशन क्या करेंगे? स्टार्टिंग में 24 घंटे तक, स्टार्टिंग 24 आवर तक लोअर इंड ऑफ द बेड कर देते हैं, लोअर इंड कर देते हैं ऑफ द बेड को इज एलिवेटेड। ठीक है, लोअर इंड ऑफ बेड इज एलिवेटेड। ठीक है, जो लोअर इंड ऑफ बेड रहेगा उसको एलिवेटेड कर देंगे, एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, 24 आवर तक, स्टार्टिंग में 24 आवर तक क्या है, एम्पुटेशन के स्टार्टिंग 24 आवर में। ठीक है, लोअर इंड ऑफ बेड को एलिवेटेड कर देंगे, प्रिवेंट एडिमा से बचाने के लिए। असेस क्या करना है क्लाइंट को फॉर एनी हेमरेज के लिए। ठीक है, या न्यूरो वास्कुलर असेसमेंट करेंगे, और 24 घंटे के बाद। ठीक है, रेसिड्यूअल लिम्फ जो बचा रहेगा,
ठीक है, जो रेसिड्यूअल लिम्ब रहेगा एलिवेशन, क्या है, एलिवेशन नोट डन। जो अच्छे पैर रहेगा उसको क्या, रेसिड्यूअल लिम्ब एलिवेशन नोट डन करना है। ठीक है, नहीं तो क्या है, हिप कॉन्ट्रेक्चर पर जिससे क्या हो गया, हिप कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट होगा। ठीक है, रेसिड्यूअल लिम्फ रहेगा 24 घंटे के बाद। ठीक है, 24 घंटे के बाद रेसिड्यूअल लिम्फ एलिवेशन नोट डाउन करना है, जिससे हिप कॉन्ट्रेक्चर प्रिवेंट हो जाएगा। प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन क्या है, डिक्रीज चांस कर देता है कॉन्ट्रेक्चर को, तो प्रोन पोजीशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ये डिक्रीज चांस कर देता है कॉन्ट्रेक्चर को। ठीक है, मेंटेन करना है ड्रेसिंग को। एम्पुटेशन है, यूज करना है माइनर थेरेपी जैसे फेंटम। एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट को रेसिड्यूअल लिम्फ केयर की टेक्निक देना लेस प्रायोरिटी है, क्योंकि इस दौरान क्लाइंट को एबिलिटी टू लर्न कम हो जाती है। एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट को रेसिड्यूअल लिम्फ केयर की टीचिंग देना लिस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि इस दौरान क्लाइंट की एबिलिटी टू लर्न कम हो जाती है। एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट में हिप फ्लेक्शन बोले तो कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। ठीक है, लाइंग ऑन एब्डोमेन फॉर 30 मिनट फॉर क्या है, 4 टाइम इन अ डे। ठीक है, मतलब दिन में क्या है, मतलब दिन में 4 बार 30 मिनट पे क्या है, प्रोन पोजीशन हम लेटने को बोलते हैं, जिससे क्या है कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट किया जा सके। एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट में हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए प्रोन पोजीशन दी जाती है। ठीक है, दिन में 4 बार 30 मिनट तक प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। क्या है, इलास्टिक रैप बैंडेज और इलास्टिक कंप्रेशन रैप। ठीक है, ये स्वेलिंग को कम कर देता है, पेन को कम कर देता है। ठीक है, और फिर क्या है, मॉडलिंग क्या होता है, टू फिट द प्रोस्थेसिस। एवब नी एम्पुटेशन के बाद आफ्टर 1 वीक, एक वीक के बाद स्वेलिंग को कम करने के लिए इलास्टिक बैंडेज को यूज किया जाता है। ठीक है, एवब नी एम्पुटेशन मतलब घुटने से ऊपर अगर एम्पुटेशन किया गया है तो 1 सप्ताह बाद आफ्टर 1 वीक स्वेलिंग को कम करने के लिए क्या है, इलास्टिक बैंडेज का यूज करते हैं। ठीक है, क्रच वॉकिंग से पहले क्लाइंट की अपर एक्सट्रीमिटीज़ की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताना जाना चाहिए। क्या है, क्रच वॉकिंग से पहले क्लाइंट की अपर एक्सट्रीमिटीज़ की मसल्स को क्या है, स्ट्रेंथनिंग करने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताना जाना चाहिए। ठीक है, क्रच वॉकिंग से पहले क्लाइंट की अपर एक्सट्रीमिटीज़ की मसल्स को क्या है, स्ट्रेंथनिंग करने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहिए। क्रच वॉकिंग से पहले क्लाइंट की अपर एक्सट्रीमिटीज़ मसल को स्ट्रेंथनिंग करने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताना जाना चाहिए। अगर एक क्लाइंट जिसका सिंगल लेग एम्पुटेशन हुआ है तथा उसने प्रोस्थेसिस का यूज किया है, तो वह 4 पॉइंट गेट से वॉक करेगा। अगर एक क्लाइंट जिसका सिंगल लेग एम्पुटेशन हुआ है, एक पैर का एम्पुटेशन हुआ है तथा उसने प्रोस्थेसिस पर नकली पैर लगा लिया है, तो उसे 4 पॉइंट गेट का हम यूज करते हैं। अगर एक क्लाइंट जिसका सिंगल लेग एम्पुटेशन हुआ है तो उसे और प्रोस्थेसिया यूज कर लिया है, प्रोस्थेसिया मतलब सिंगल क्या है, नया
पैर बना लिया है बनावटी, तो 4 पॉइंट गेंद का वॉक किया जाता है। जब कभी भी पेशेंट को क्रच वॉकिंग के बारे में बताए जाए तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या उसने कभी क्रच का यूज किया है या नहीं। जब कभी भी क्रच वॉकिंग के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या क्या उसने कभी क्रच का यूज किया है या नहीं। एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट में हिप फ्लेक्शन बोले तो कंट्रेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए तथा एम्बुलेशन को प्रमोट करने के लिए रूटीनली प्रोन पोजीशन देते हैं। ठीक है, अर्ली फेज में क्या है, रूटीनली प्रोन पोजीशन देते हैं। एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट में हिप फ्लेक्शन और कंट्रेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए तथा एम्बुलेशन को प्रमोट करने के लिए रूटिंग प्रोन पोजीशन देते हैं अर्ली फेज में। ठीक है, फ्रैक्चर और सर्जरी क्या होता है। फ्रैक्चर और सर्जरी के बाद फैट एम्बोलिज्म देखने को मिलता है 48 से 72 घंटे में। फैट एम्बोलिज्म 48 से 72 घंटे में। और पल्मोनरी में क्या है, ठीक है, सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं हिप रिप्लेसमेंट बोले तो हिप एंथ्रोप्लास्टी टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक होता है क्या, एसिटाबुलर कैविटी और दूसरा होता है फीमोरल हेड या बॉल विथ स्टेम। ठीक है, बॉल विथ स्टेम फीमोरल, ठीक है, फीमोरल हेड और बॉल विथ स्टेम, और दूसरा है एसिटाबुलम कैविटी। ठीक है, देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है भैया। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन, वो भी यूनिलेटरल चेस्ट पेन होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। डिस्पनिया देखने को मिलेगा, कफिंग हो जाएगा, हिमोप्टाइसिस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो गया, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्रेकल साउंड देखने को मिलता है। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, वो भी यूनिलेटरल चेस्ट पेन है, डिस्पनिया है, कफिंग है, हिमोप्टाइसिस है, रेस्टलेसनेस है, हाइपोक्सीमिया और क्रेकल साउंड देखने को मिलेगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में है चेस्ट पेन वो भी यूनिलेटरल चेस्ट पेन है, डिस्पनिया है, कफिंग है, हिमोप्टाइसिस है, रेस्टलेसनेस है, हाइपोक्सीमिया और क्रेकल साउंड देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में चेस्ट पेन देखने को मिलता है, वो भी यूनिलेटरल चेस्ट पेन हो जाएगा। ठीक है, डिस्पनिया हो गया है, कफिंग है, हिमोप्टाइसिस है, रेस्टलेसनेस है, हाइपोक्सीमिया और क्रेकल साउंड देखने को मिलता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। फ्रैक्चर या सर्जरी, ठीक है, बोले तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद, ठीक है, अगर क्लाइंट में यूनिलेटरल चेस्ट पेन बोले तो डिस्पनिया, कफिंग, हिमोप्टाइसिस, रेस्टलेसनेस और हाइपोक्सिया देखने को मिलता है तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इंडिकेट करता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या है फ्रैक्चर या सर्जरी बोले तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद अगर क्लाइंट में यूनिलेटरल चेस्ट पेन, डिस्पनिया, कफिंग, ठीक है, कफिंग, हिमोप्टाइसिस, रेस्टलेसनेस, हाइपोक्सिया देखने को मिलता है तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म को इंडिकेट करता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सबसे पहले क्या करोगे, नोटिफाई कर दो डॉक्टर को, सबसे पहला प्रायोरिटी नोटिफाई करो डॉक्टर को, ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो, एडमिनिस्टर करो एंटीकोगुलेंट, और चौथा क्या है, मतलब प्रिपेयर करो क्लाइंट को फॉर इंटूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। सबसे पहले पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो जाएगा तो सबसे पहले डॉक्टर को नोटिफाई करो, फिर ऑक्सीजन स्टार्ट करो, फिर एंटीकोगुलेंट दे सकते हो। चौथा है प्रिपेयर करो क्लाइंट को फॉर इंटूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। अब देखते हैं फिंगर एम्पुटेशन। फिंगर एम्पुटेशन क्या होता है। फिंगर एम्पुटेशन जो होता है ये क्या होता है, कॉल फॉर मैकेनिकल असिस्टेंस
फिंगर एम्पुटेशन अगर करोगे फिंगर में, तो कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस, कंप्रेस या प्रेस द इंजर्ड पार्ट साइट बाय बाय क्या है गॉस पीस, क्या है कंप्रेस या प्रेस द इंजर्ड पार्ट साइट बाय गॉस पीस। ठीक है, एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, एबव हार्ट लेवल, ठीक है, एबव हार्ट लेवल। एलिवेट करो, क्या एलिवेट करो एक्सट्रीमिटीज़ को, एलिवेट करो एक्सट्रीमिटीज़ को, एलिवेट करो एक्सट्रीमिटीज़ को एबव द हार्ट लेवल। ठीक है, और पिक द क्या है मतलब पिक द एम्पुटेटेड फिंगर। ठीक है, और क्या है पैक करो एम्पुटेटेड फिंगर को इन वाटर सील प्लास्टिक बैग में। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है एंड पुट इन कोल्ड वाटर, और फिर कोल्ड वाटर में रख दो, और देन क्या है देन सेंड टू द इमरजेंसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर फिंगर एम्पुटेशन अगर करोगे, ठीक है, तो कॉल मेडिकल असिस्टेंस को पहला। दूसरा, कंप्रेस या प्रेस करो इंजर्ड पार्ट को, इंजर्ड को बाय ड्राई गॉस पीस से। ठीक है, बाय किससे, साइड बाय गॉस पीस से। एलिवेट करो एक्सट्रीमिटीज़ को एबव हार्ट लेवल से ऊपर कर दो, और क्या है मतलब पैक कर दो एम्पुटेटेड फिंगर को इन वाटर क्या है वाटर सील प्लास्टिक बैग में। ठीक है, और पुट करो कोल्ड वाटर में, और देन उसके बाद सेंड करो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब देखते हैं एबव द नी एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट को कट ऑफ द बेड जाने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उसे यह एडवाइस दी जाती है वह हिप को एक्सटेंशन तथा अलाइनमेंट में रखेंगे, अलाइनमेंट में रखें। एबव नी एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट को कट ऑफ द बेड जाने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उसे यह एडवाइस दी जाती है वह हिप को एक्सटेंशन और अलाइनमेंट में रखे, हिप को एक्सटेंशन और अलाइनमेंट में रखे। ठीक है, एबव नी एम्पुटेशन के बाद क्लाइंट को कट ऑफ द बेड जाने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो उसे यह एडवाइस दी जाती है वह हिप को एक्सटेंशन तथा अलाइनमेंट में रखे। ठीक है, अब देखते हैं कंटिन्यू पैसिव मोशन देखते हैं। ये क्या है, फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन कंटिन्यू पैसिव मोशन में फंक्शन क्या होता है आर्टिफिशियल कार्टिलेज स्ट्रेंथनिंग किया जाता है। कंटिन्यू पैसिव मोशन में क्या है आर्टिकुलर कार्टिलेज स्ट्रेंथनिंग किया जाता है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाया जाता है, जॉइंट फ्लेक्शन को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। ठीक है, कंटिन्यू पैसिव मोशन डिवाइस का यूज किया जाता है, यह जॉइंट फ्लेक्शन को इंक्रीज करती है। ठीक है, तथा पैसिव रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करती है, तथा क्या है आर्टिकुलर कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट के बाद कंटिन्यू पैसिव मोशन डिवाइस का यूज किया जाता है, यह जॉइंट के फ्लेक्शन को इंक्रीज करती है, ठीक है, और पैसिव रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज करती है, तथा क्या है आर्टिकुलर कार्टिलेज को स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट के सर्जरी, ठीक है, के बाद कंटिन्यू पैसिव रेंज ऑफ मोशन का यूज किया जाता है, यह जॉइंट फ्लेक्शन को इंक्रीज करती है, ठीक है, और पैसिव रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज करती है, तथा आर्टिकुलर कार्टिलेज को स्ट्रेंथ करती है। ठीक है, अब देखते हैं रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस। ठीक है, रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस एम्पुटेशन की सर्जरी से पहले स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस
रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस एम्पुटेशन की सर्जरी से पहले ही किया जाता है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस तो पता ही है, सबसे पहले करते हैं। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस एम्पुटेशन की सर्जरी से पहले स्टार्ट कर दी जाती है। ठीक है, और एम्पुटेशन के बाद होने वाले फैंटम लिम्फ पेन के कारण, ठीक है, क्या है, इंटेक नर्व इंडिंग है। ठीक है, क्या है मतलब इंटेक नर्व इंडिंग होता है। एम्पुटेशन के बाद होने वाले फैंटम लिम्फ पेन का कारण, लिम्फ पेन का कारण जो होता है इंटेक नर्व एंडिंग होता है, इंटेक नर्व एंडिंग होता है। एम्पुटेशन के बाद होने वाले फैंटिंग लिम्फ पेन के कारण इंटेक नर्व एंडिंग होता है। 4 पॉइंट गेट क्रच वॉकिंग में पेशेंट का बोथ लॉग क्या है मतलब बोथ लेग से वेट बियरिंग कर सकता है। 4 पॉइंट गेट क्रच वॉकिंग में, ठीक है, पेशेंट क्या है मतलब पेशेंट बोथ लेग से वेट बियरिंग कर सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट गेट क्रच वॉकिंग में पेशेंट क्या है मतलब बोथ लेग से वेट बियरिंग कर सकता है 4 पॉइंट गेट में। ठीक है, ट्रैक्शन देखते हैं। ट्रैक्शन क्या होता है, इसमें दोनों तरफ क्या है फोर्स लगाया जाता है, 2 फोर्स लगता है, जिसमें ट्रैक्शन इज अप्लाइड ऑफ पुलिंग फोर्स टू द पार्ट ऑफ बॉडी। क्या है, पुलिंग फोर्स यूज किया जाता है दोनों तरफ। ठीक है, यूज कहाँ पे करते हैं ट्रैक्शन का, पहला जो हम यूज करते हैं अलाइनमेंट ऑफ द बोन, पहला अलाइनमेंट ऑफ द बोन, दूसरा जो यूज करते हैं टू प्रिवेंट द मसल स्पाज्म में हम यूज करते हैं दूसरा। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ द बोन, दूसरा है क्या है टू प्रिवेंट मसल स्पाज्म, और तीसरा क्या है इमोबलाइज द बोन। ठीक है, या फिर जॉइंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट। ठीक है, इमोबलाइज कर देते हैं, इमोबलाइज ऑफ द बोन और जॉइंट ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट, जिससे क्या है टू रिड्यूस द फ्रैक्चर। ठीक है, पहला क्या है अलाइनमेंट करते हैं जॉइंट को, दूसरा क्या है टू प्रिवेंट मसल स्पाज्म, और तीसरा क्या है टू मोबलाइज द बोन और जॉइंट फॉर द फ्रैक्चर पार्ट, जिससे क्या है टू रिड्यूस द फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन वर्क ऑन वाइल न्यूटन लॉ, थर्ड न्यूटन लॉ यूज किया जाता है ट्रैक्शन में। ठीक है, थर्ड फोर्स इन ट्रैक्शन इज मेड बाय क्या है मतलब क्या है मेड बाय पोजीशन ऑफ द पेशेंट और बेड। ठीक है, थर्ड फोर्स का यूज किया जाता है, थर्ड फोर्स इन द ट्रैक्शन इज द मेड बाय पोजीशन ऑफ पेशेंट और बेड। टाइप क्या होता है ट्रैक्शन का, पहला होता है स्किन ट्रैक्शन ये क्या होता है इलास्टिक बैंडेज यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या है फुट एपिलियंस ये क्या होता है सीलिंग यूज होता है इसमें 4 से 5 kg तक। ठीक है, 4 से 5 kg तक। और स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है, स्केलेटल ट्रैक्शन में पिन और वायर का यूज करते हैं बोन में, और 11 से 18 kg का वेट इसमें बियर करता है, 11 से 18 kg तक। ठीक है, तो देखते हैं पहला है स्किन ट्रैक्शन देखते हैं। स्किन ट्रैक्शन में पहला है सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन, दूसरा बक्स ट्रैक्शन है, तीसरा है क्या है ब्रियांट या गैलेप ट्रैक्शन है, क्या है ब्रियांट और गैलेप ट्रैक्शन है। फिर क्या है चौथा रसेल ट्रैक्शन है। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं मतलब रसेल हेलिम्टम ट्रैक्शन भी बोलते हैं। पांचवा क्या है पेल्विक ट्रैक्शन है। ठीक है, फिर छठा क्या है बैलेंस सस्पेंसर ट्रैक्शन है। ठीक है, डेनलप ट्रैक्शन है। ठीक है, डेनलप ट्रैक्शन है। तो स्किन ट्रैक्शन में क्या है सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन है, बक्स ट्रैक्शन है, ब्रियांट और गैलेप ट्रैक्शन है, रसेल ट्रैक्शन है, रसेल हेलिम्टम ट्रैक्शन है, पेल्विक ट्रैक्शन है, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन है और डेनलप ट्रैक्शन है।
और स्केलेटन ट्रैक्शन में है सर्वाइकल टोन और स्कल टोन है। दूसरा क्या है, क्रचफील्ड ट्रैक्शन है, हैलो फिक्सेशन डिवाइस है। ठीक है, फिर क्या है मतलब पार्किंग ट्रैक्शन यूज करते हैं फीमर और टिबिया में, पार्किंग ट्रैक्शन फीमर और टिबिया में। ठीक है, तो पहला देखते हैं स्किन ट्रैक्शन में है सर्वाइकल। स्किन ट्रैक्शन जो है यूज करते हैं सर्वाइकल इंजरी हो गया है नेक पेन में और सर्वाइकल स्पाज्म हो गया है तो यूज करते हैं चिन पैड में। जब चिन पैड में है हेड हेल्टर का यूज करते हैं इसमें, हेड ऑफ द बेड इसमें रखते हैं 30 से क्या है 20 से 30 डिग्री एंगल पे रखते हैं, 20 से 30 डिग्री के एंगल पे हम रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बक्स ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन जो होता है ये फुट एपिलियंस इसमें यूज करते हैं। बक्स ट्रैक्शन में है फुट एपिलियंस यूज करते हैं। इंड ऑफ क्या है, इंड क्या है मतलब इंड ऑफ द क्या इंड ऑफ द फुट को एलिवेटेड करना होता है इसमें। क्या है, इंड ऑफ द फुट को एलिवेटेड करना होता है। इंड ऑफ द फुट क्या है, इंड ऑफ द फुट को एलिवेटेड करना पड़ता है इसमें। फीमर और टिबिया फ्रैक्चर में यूज करते हैं। बक्स ट्रैक्शन है फीमर और टिबिया के फ्रैक्चर में यूज करते हैं। बक्स ट्रैक्शन में यूज करते हैं फुट एपिलियंस यूज होता है इसमें कि ठीक है, इंड ऑफ फुट को एलिवेट करते हैं फीमर और टिबिया के फ्रैक्चर में। फीमर और टिबिया के फ्रैक्चर में यूज करते हैं बक्स ट्रैक्शन। बक्स ट्रैक्शन है इंड ऑफ द फुट एलिवेट करते हैं, फीमर और टिबिया में यूज होता है। रसेल और रसेल हेलिम्टम जो होता है इसमें भी फुट एपिलियंस यूज किया जाता है और मेनली इसमें यूज करते हैं रसेल ट्रैक्शन। जो फीमर के फ्रैक्चर में मेनली यूज करते हैं रसेल ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों ट्रैक्शन के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों ट्रैक्शन के यूज के द्वारा रसेल ट्रैक्शन यूज करते हैं। दोनों ट्रैक्शन द्वारा यूज किया जाता है रसेल ट्रैक्शन में। मेनली फीमर फ्रैक्चर में यूज किया जाता है रसेल ट्रैक्शन, याद रखना है। फुट एपिलियंस इसमें यूज होता है और नी सीलिंग का भी यूज करते हैं। रसेल ट्रैक्शन और रसेल हेलिम्टम जो यूज करते हैं फुट एपिलियंस यूज होता है और मेनली जो होता है फीमर फ्रैक्चर में। और पेल्विक ट्रैक्शन जो होता है पेल्विक बेल्ट में यूज करते हैं। बैलेंस सेंस ये BST क्या होता है, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन जो होता है दोनों तरफ बेट होता है इसमें, दोनों तरफ इसमें बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन में बेट होता है। ठीक है, बालकोनी फॉर्म बेड होता है इसमें, बालकोनी फॉर्म बेड होता है, बालकोनी फॉर्म बेड होता है बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन में, दोनों तरफ बेट होता है बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन में। यूज कहाँ पे करते हैं, अगर टिबिया फिबुला या फीमर में, टिबिया फिबुला और फीमर में अगर दिक्कत हुआ है तो बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन यूज करते हैं। इसमें दोनों तरफ बेट बियरिंग का मतलब दोनों तरफ बेट होता है इसमें, बैलेंस वाले बालकोनी फॉर्म ऑफ बेड होता है ये, और टिबिया फिबुला और फीमर में यूज करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, और फिर आ जाइए नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट है ब्रियांट। ठीक है, ब्रियांट जो होता है, ठीक है, ब्रियांट या गैलप ट्रैक्शन जो होता है। ठीक है, ब्रियांट और गैलप ट्रैक्शन है, बच्चों में यूज करते हैं ब्रियांट और गैलप ट्रैक्शन, जिसमें क्या है 12 से 16 kg का बच्चा रहेगा। ठीक है, या 18 मंथ से कम के बच्चों में ब्रियांट और गैलप ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ब्रियांट और गैलप ट्रैक्शन का यूज करते हैं 18 मंथ से छोटे बच्चे में, जो 18 मंथ से कम का एज रहेगा उसमें, मतलब 12 से 16 kg के बच्चे रहेगा उसमें हम यूज करते हैं ब्रियांट और गैलप ट्रैक्शन। इसमें हिप डिस्प्लेजिया हो जाएगा। हिप कैसा है, डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा, हिप डिस्प्लेजिया हो जाएगा। 90 डिग्री देखने को मिलता है। डोंट टच बटक्स ऑफ बेड, इसमें क्या है 90 डिग्री के एंगल में रहेगा। ठीक है, और डोंट टच द बटक्स, इसमें बटक्स टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिप डिस्प्लेसिया है, हिप डिस्प्लेसिया हो गया है बच्चों में, तो उसमें हम यूज करते हैं ब्रियांट और गैलप ट्रैक्शन यूज करते हैं। हिप और गैलप ट्रैक्शन, अगर हिप डिस्प्लेसिया हो गया है बच्चों में, ठीक है, 18 महीने से कम के बच्चा है, 12 से 16 kg के बच्चा है, उसमें हम हिप डिस्प्लेसिया हुआ है तो उसे ब्रियांट और गैलप ट्रैक्शन यूज करते हैं 90 डिग्री एंगल में।
और डोंट टच बटक्स होना चाहिए। डेनलप जो ट्रैक्शन होता है, डेनलप जो ट्रैक्शन होता है फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बोन में हम यूज करते हैं, हाथ वाले में यूज करते हैं। डेनलप जो ट्रैक्शन होता है, डेनलप ट्रैक्शन होता है फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बोन में यूज करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बोन में हम यूज करते हैं डेनलप ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन है, ये क्या है? स्केलेटल ट्रैक्शन यूज करते हैं, इसको यूज क्या है? स्टीनमैन पिन, स्टीनमैन पिन। ठीक है, क्या है? पिन केयर नेसेसरी होता है। ठीक है, और बोहलर होता है, दूसरा क्या होता है? मतलब बोहलर स्टीरअप होता है, बोहलर स्टीरअप। स्केलेटल ट्रैक्शन जो होता है यूज इसमें किया जाता है, स्टीलमैन पिन यूज करते हैं। स्टीलमैन पिन कहाँ पे यूज करते हैं? तो स्केलेटल ट्रैक्शन में। पिन केयर जरूरी होता है इसमें, बोहलर स्टीरअप भी यूज करते हैं। ठीक है, स्टीलमैन क्या है? स्टीलमैन पिन और बोहलर स्टीरअप यूज करते हैं, पिन केयर नेसेसरी होता है। ठीक है, अगर ऑर्थोपेडिक वार्ड में कोई पेशेंट आपको ट्रैक्शन हटाने के लिए कहे तो उसे कहना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यह बोन के अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर ऑर्थोपेडिक वार्ड में कोई पेशेंट आपको ट्रैक्शन ठीक है क्या है? आपको ट्रैक्शन हटाने के लिए कहे तो उसे कहना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यह बोन के अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में अगर कोई पेशेंट आपको ट्रैक्शन हटाने के लिए कहे तो उसे कहना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह बोन के अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी होता है। कास्ट के बाद कंप्रोमाइज सर्कुलेशन के निम्न साइन होते हैं। एडिमा, स्वेलिंग ऑफ टो, प्रोलॉन्ग रिफिल टाइम हो जाएगा। एडिमा देखने को मिल सकता है, ठीक है, और स्वेलिंग हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ टो और प्रोलॉन्ग रिफिल टाइम हो सकता है। ठीक है, अगर कास्ट के बाद कंप्रोमाइज सर्कुलेशन अगर हो गया है तो निम्न साइन देखने को मिलेगा। क्या है? एडिमा देखने को मिल सकता है, स्वेलिंग हो सकता है टो में, और प्रोलॉन्ग रिफिल टाइम देखने को मिलेगा। क्रच वॉकिंग करने से पहले क्लाइंट को अपर लिम्ब की मसल्स को अपर लिम्ब के मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, क्रच वॉकिंग करने से पहले क्लाइंट को अपर लिम्ब की मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। क्रच वॉकिंग करने से पहले क्लाइंट को अपर लिम्ब की मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। पैराप्लेजिया के क्लाइंट को लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की एक्टिव एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं देना चाहिए। पैराप्लेजिया के क्लाइंट को अगर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की एक्टिविटी एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं दी जाती है, पैराप्लेजिया पैर में दिक्कत हो गया है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो एक्टिव एक्सरसाइज करने के सलाह ही नहीं दी जाती है। एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करना है क्योंकि पैर में ही दिक्कत हो गया है, नहीं तो पता चले पैर में ही ड्रामा हो जाए। ठीक है, नोट देखते हैं। इमोबिलाइज के कारण डिमिनरलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो बोन से कैल्शियम बाहर चल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है? डिमिनरलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है क्योंकि बोन ही कमज़ोर हो जाएगा ना। क्या है? लिमिटेड कैल्शियम डाइट लिया है। पैराप्लेजिया के क्लाइंट में इमोबिलाइजेशन होने के कारण रीनल स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इमोबिलाइजेशन में बोन डिमिनरलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है, मतलब बोन से कैल्शियम ब्लड में चला जाता है, इसीलिए बोन डिमिनरलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। पैराप्लेजिया के क्लाइंट में इमोबिलाइजेशन होने के कारण रीनल स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इमोबिलाइजेशन में बोन डिमिनरलाइजेशन
का चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पैराप्लेजिया के क्लाइंट में इमोबिलाइज होने के कारण रीनल स्टोन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इमोबिलाइजेशन में बोन डिमिनरलाइजेशन इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन वाले क्लाइंट में डिमिनरलाइजेशन से होने वाले कैल्शियम लॉस को रोकने के लिए कैल्शियम लॉस को रोकने के लिए टिल्ट टेबल का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन वाले क्लाइंट में डिमिनरलाइजेशन से होने वाले कैल्शियम लॉस को रोकने के लिए टिल्ट टेबल का यूज करते हैं। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन वाले क्लाइंट में डिमिनरलाइजेशन होने के चांस से के कारण कैल्शियम लॉस को रोकने के लिए टिल्ट टेबल का यूज किया जाता है। ठीक है, इमोबिलाइज क्लाइंट को वेट टब में एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, क्योंकि पानी के अपने बॉइंट, ठीक है, क्या अपने बॉइंट फोर्स के कारण क्लाइंट को मूवमेंट करने में कम फोर्स लगता है। ठीक है, इमोबिलाइज क्लाइंट को वाटर टब एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पानी में अपने ब्राउन BUYOUNT फोर्स के कारण क्लाइंट को मूवमेंट करने में कम फोर्स लगता है, इसीलिए। फ्रैक्चर ऑफ नेक और फीमर देखते हैं, क्या है फ्रैक्चर ऑफ नेक और फीमर फीमेल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। मीनोपॉज में होगा, क्योंकि कैल्शियम का लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है, कैल्शियम कम हो जाता है। ठीक है, और बोन वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, पैथोलॉजी कंडीशन आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, और क्या है इसमें, क्या है मतलब ट्राइवियल फेल देखने को मिलेगा। ट्राइवियल फेल बाथरूम में गिर सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो होता है इंट्राकैप्सुलर देखने को मिल सकता है। ये 90% देखने को मिल सकता है। इंट्राकैप्सुलर जो होता है 90% देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाथरूम में गिर सकता है। ठीक है, और क्या है, ट्राइवियल फेल हो सकता है। मतलब इंट्राकैप्सुलर जो होता है मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है 90%। दूसरा होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर भी होता है। ठीक है, तो ये 90% देखने को मिलता है। इंट्राकैप्सुलर जो होता है, इंट्राकैप्सुलर जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा है इंट्राकैप्सुलर, 90% देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलता है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर हो जाएगा तो सीवियर पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, सीवियर पेन बट कैन वॉक सम डिस्टेंस, बट फिर भी कुछ दूर तक वो चल सकता है। सीवियर पेन तो होगा, लेकिन फिर भी कुछ दूर तक चल सकता है। कैन वॉक सम डिस्टेंस। इंटरट्रेक्चर में नोट क्या है, अगर इंटरकैप्सुलर मतलब इंटरट्रेक्चर में वॉक नहीं कर सकता है। ठीक है, इंटरट्रेक्चर में वॉक नहीं कर सकता है। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमिटीज़ शॉर्ट हो सकता है। शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिल सकता है। शॉर्टनिंग देखने को मिल सकता है एक्सट्रीमिटीज़ को। टेंडरनेस ऑफ जॉइंट देखने को मिलेगा। टेंडरनेस ऑफ जॉइंट भी देखने को मिल सकता है। क्या
टेंडरनेस ऑफ ज्वाइंट, टेंडरनेस ऑफ ज्वाइंट भी देखने को मिल सकता है। एक्सटर्नल रोटेशन भी देखने को मिल सकता है। क्या? एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन भी देखने को मिल सकता है। ये क्या होता है? हील एंड पाम मेथड के द्वारा, हील और पाम मेथड के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन हील और पाम मेथड से हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन क्या होता है, क्या है फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर में कैल्शियम कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है ओल्ड एज में, और मेनली फीमेल में ही होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन होता है इंट्रा कैप्सूलर होता है 90%। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है? सीवियर पेन होता है बट कुछ दूर तक भी चल सकता है, ठीक है। अगर इंटरट्रेक्चर में अगर हुआ है तो वॉक नहीं कर सकता है। शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज हो सकता है, शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, टेंडरनेस हो सकता है ज्वाइंट को, और एक्सटर्नल रोटेशन भी देखने को मिल सकता है, और हील पाम मेथड यूज करते हैं, ठीक है। क्या है? शॉर्टनिंग हो सकता है एक्सट्रीमिटीज को, टेंडरनेस हो सकता है ज्वाइंट को, और एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिल, क्या क्या? पेन, सीवियर पेन हो सकता है, शॉर्टनिंग हो सकता है एक्सट्रीमिटीज को, ज्वाइंट टेंडरनेस हो सकता है, और एक्सटर्नल रोटेशन होगा तो हील पाम मेथड से यूज कर सकते हैं। एक्सरे कर सकते हैं, इसमें पता चल जाएगा। मैनेजमेंट में हिप स्पाइका कास्ट यूज करते हैं, हिप स्पाइका कास्ट यूज करते हैं। और सर्जिकल में क्या है? हेमी, क्या है मतलब हेमी ऑर्थो, क्या है मतलब हेमी ऑर्थोप्लास्टी करना पड़ सकता है, हेमी ऑर्थोप्लास्टी, ठीक है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी करना पड़ सकता है। तो देखते हैं नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज और एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिल सकता है। क्या है? नेक ऑफ फीमर, अगर फीमर क्या है, नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में, मतलब फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर वाले क्लाइंट में शॉर्टनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, शॉर्टनिंग ऑफ एफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज और एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिल सकता है। ट्रैक्शन मसल स्पाज्म और पेन को कम करता है। ट्रैक्शन जो यूज करते हैं वो मसल स्पाज्म और पेन को कम करता है। ट्रैक्शन है मसल स्पाज्म और पेन को कम करता है, ट्रैक्शन है मसल स्पाज्म और पेन को कम करता है, ठीक है। नेक ऑफ द, क्या है, नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में इंटरनल, क्या है, इंटरनल रोटेशन विथ एक्सटेंशन ऑफ नी एंड हिप पोजीशन में रखते हैं। फ्रैक्चर ऑफ फीमर के, फ्रैक्चर ऑफ, क्या है, नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में इंटरनल रोटेशन, क्या, इंटरनल रोटेशन विथ एक्सटेंशन ऑफ नी एंड हिप पोजीशन में रखते हैं। इंटरनल रोटेशन विथ एक्सटेंशन ऑफ नी एंड हिप पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। अगर क्या है, नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में इंटरनल रोटेशन विथ एक्सटेंशन ऑफ नी एंड हिप पोजीशन में रखते हैं। फ्रैक्चर ऑफ हिप वाले क्लाइंट में हिप, क्या है, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर पाए जाते हैं, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ हिप वाले क्लाइंट में हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर पाए जाते हैं, हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर पाए जाते हैं। फ्रैक्चर ऑफ हिप वाले क्लाइंट में हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर पाए जाते हैं। अब देखते हैं हेड ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर के कारण ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ द फीमर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, जिसके कारण एसेप्टिक नेक्रोसिस बोले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड बोले तो ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है। हेड ऑफ फीमर के फ्रैक्चर के कारण ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ फीमर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके कारण एसेप्टिक नेक्रोसिस बोले तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, एसेप्टिक नेक्रोसिस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन,
ठीक है, वो बोन, ठीक है, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिडक्शन। एक होता है एक्सटर्नल रिडक्शन, है इंटरनल रिडक्शन। हिप फ्रैक्चर के क्लाइंट में ट्रैक्शन लगाने के कारण स्लिप डाउन होता है, उसे स्लाइट ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोले तो थर्ड फोर्स देकर देकर क्या है, काउंटर ट्रैक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, हिप फ्रैक्चर के क्लाइंट में, ठीक है, क्या है, हिप फ्रैक्चर के क्लाइंट में ट्रैक्शन लगाने के कारण, ठीक है, स्लिप डाउन हो जाता है। ठीक है, हिप फ्रैक्चर के क्लाइंट में ट्रैक्शन लगाने के कारण स्लिप डाउन होता है, तो उसे क्या है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन बोले थर्ड फोर्स देकर क्या है, काउंटर ट्रैक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। ओरिफ क्या होता है, अगर फ्रैक्चर ऑफ फीमर की ओरिफ क्या है, फ्रैक्चर और फीमर की ओरिफ बोले तो ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन के सर्जरी के बाद काइफोसिस का पेशेंट जिससे अपर आर्म स्ट्रेंथ है, ठीक है, अपर आर्म स्ट्रेंथ है, तथा उसे स्लाइट वेट बियरिंग एम्बुलेशन की सलाह दी जाती है, तो उसे क्या है, स्टैंडर्ड वाकर ठीक है, एससीपी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अगर क्या है, फ्रैक्चर ऑफ हीमर की बोले तो ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन ओरिफ के सर्जरी के बाद काइफोसिस का पेशेंट, ठीक है, जिसमें अपर आर्म स्ट्रेंथ है, तथा उसे स्लाई वेट बियरिंग एम्बुलेशन की सलाह दी जाती है, तो उसे स्टैंडर्ड वाकर एससीपी के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। टोटल हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद क्लाइंट को ऑर्थोपेडिक पोजीशन कंट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि इस पोजीशन में मोर देन 90% फ्लेक्शन होता है, तो फिर क्या है, प्रोस्थेसिस को डिस्प्लेस्ड कर सकता है। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्लाइंट को ऑर्थोपेडिक पोजीशन कंट्रा इंडिकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन में मोर देन 90% फ्लेक्शन होता है, तो प्रोस्थेसिस को डिस्प्लेस्ड कर सकता है। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकने के लिए पेशेंट को एंकल एक्सरसाइज बोले तो डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट करने की सलाह दी जाती है, यह वेनस स्टेसिस को कम कर देता है। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकने के लिए पेशेंट को एंकल एक्सरसाइज बोले तो डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट करने की सलाह दी जाती है। एंकल एक्सरसाइज करने की सलाह की जाती है, मतलब डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, यह वेनस स्टेसिस को कम कर देता है। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोकने के लिए एंकल एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, बोले तो डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, यह वेनस स्टेसिस को कम कर देता है। फ्रैक्चर के बाद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की पल्स की एम्पलीट्यूड और एंड सिमेट्री चेक करना चाहिए। फ्रैक्चर के बाद क्या है, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की पल्स की एम्पलीट्यूड और सिमेट्री चेक करना चाहिए। फ्रैक्चर के बाद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज की पल्स की एम्पलीट्यूड और एक्सट्रीमिटी चेक करना चाहिए। फैट क्या होता है, एक फैट एम्बोलिज्म जो होता है,
फैट एम्बोलिज्म जो क्या होता है, फैट एम्बोलिज्म होता है क्या है, फैट एम्बोलिज्म है 18 से 24 आवर में देखने आफ्टर सर्जरी देखने को मिलता है। आफ्टर सर्जरी 18 से 24 घंटे में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर फ्रैक्चर हो जाएगा, ट्रोमा है या सर्जरी के वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो गया फैट एम्बोलिज्म में, रेस्टलेसनेस है, डिस्पनिया है, फीवर देखने को मिले, पेटेजी ओवर एक्जिला एंड चेस्ट देखने को मिलेगा। क्या है, फ्रैक्चर है, ट्रोमा है, सर्जरी 18 से 24 घंटे आफ्टर सर्जरी देखने को मिलेगा क्या, फैट एम्बोलिज्म। ठीक है, और आफ्टर क्या है, क्लिनिकल मैनी रेस्टलेस है, फीवर है, डिस्पनिया है, पेचेज देखने को मिलेगा ओवर एक्जिला और चेस्ट। और पल्मोंडी एम्बोलिज्म जो होता है 48 से 72 घंटे में ये देखने को मिलता है पल्मोंडी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है पल्मोंडी एम्बोलिज्म में, जुगुलर वेन ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन और इमोबिलाइज। ठीक है, जिसमें चेस्ट पेन है, यूनिलेटरल चेस्ट पेन, डिस्पनिया, हाइपोक्सिया, कफिंग, क्रेकल, हिमोप्टाइसिस और रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। पल्मोंडी एम्बोलिज्म जो होता है 48 से 72 घंटे में देखने को मिलता है। फैट एम्बोलिज्म है 18 से 24 घंटे आफ्टर सर्जरी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें रेस्टलेस है क्या, फीवर हो सकता है, डिस्पनिया, पेचेज ओवर एक्जिला देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्चर। क्या है, फ्रैक्चर और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्या है 18 से 24 घंटे के बाद क्लाइंट में फैट एम्बोलिज्म होने के चांस होते हैं। इसके निम्न साइन होते हैं, अल्टर्ड हो जाएगा मेंटल स्टेटस, पेटेची देखने को मिलेगा, डिस्पनिया है, फीवर है और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। अल्टर्ड हो जाएगा मेंटल स्टेटस, पेटेची है, डिस्पनिया है, फीवर है और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के 18 से 24 घंटे के बाद क्लाइंट में फैट एम्बोलिज्म होने का चांस होता है। और फैट एम्बोलिज्म का निम्न साइन जो होता है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, डिस्पनिया हो क्या, पेटेची हो जाएगा, डिस्पनिया है, फीवर है और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्या है, बेंडिंग अंडर द क्लाइंट को ऑब्जर्व करके हेमरेज का पता लगाया जाता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद आफ्टर टोटल हिप रिप्लेसमेंट बेंडिंग अंडर क्लाइंट क्या है, बेंडिंग अंडर द क्लाइंट को ऑब्जर्व करके हेमरेज का पता लगाया जाता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद बेंडिंग अंडर द क्लाइंट को ऑब्जर्व करके हेमरेज का पता लगाया जाता है। ठीक है, क्या है, हिप प्रोस्थेसिया वाले क्लाइंट में पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड लाइन पोजीशन देते हैं। ठीक है, हिप प्रोस्थेसिया वाले क्लाइंट में पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड लाइन पोजीशन देते हैं तथा अपर लिम्ब के बीच में एक पिल्लो लगाते हैं। यह पिल्लो एडक्शन को प्रिवेंट करता है, जिसमें कि जो इंजर्ड साइट पर स्ट्रेन नहीं पड़ता। ठीक है, बोले तो क्या है, स्ट्रेन प्रोस्थेसिया को क्या है, डिसलॉज कर सकता है इसीलिए। ठीक है, तो हिप प्रोस्थेसिया वाले क्लाइंट में पेशेंट को अनअफेक्टेड साइड लाइन पोजीशन देते हैं तथा अपर लिम्ब के बीच में एक पिल्लो लगाते हैं। यह पिल्लो एडक्शन को प्रिवेंट करता है, जिससे इंजर्ड साइट पर स्ट्रेन नहीं लगता। ठीक है, और स्ट्रेन जो होता है प्रोस्थेसिया को क्या है, प्रोस्थेसिस को डिसलॉज कर सकता है इसीलिए। अब देखते हैं। ठीक है, जब नर्स इमोबिलाइज क्लाइंट की केयर करे तब उसे बॉडी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए, जैसे प्लेसिंग द फीट अपार्ट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, जब नर्स इमोबिलाइज क्लाइंट की केयर करे
तब उसे बॉडी मैकेनिक्स प्रिंसिपल का यूज करना चाहिए। जैसे प्लेसिंग द फीट अपार्ट टू इंक्रीज द स्टेबिंग ऑफ बॉडी। ओरिफ के बाद सर्जरी, ओरिफ के बाद, ठीक है, ओरिफ के बाद, आफ्टर ओरिफ ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन के बाद, ठीक है, इन्फेक्शन, हेमरेज और न्यूरोवास्कुलर पे ध्यान देना है। इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन होगा, टेम्परेचर हो जाएगा, ऑर्डर में ऑर्डर स्मेल देखने को मिलेगा और डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। टेम्परेचर हो जाएगा, ऑर्डर स्मेल देखने को मिलेगा, फाउल, ठीक है, ऑर्डर स्मेल, डिस्चार्ज। और हेमरेज में, हेमरेज हो गया तो ब्लीडिंग एट ड्रेसिंग साइट, ठीक है, क्या है हो जाएगा तो असेस करना है ब्लीडिंग को। क्या है, बेड लीलेन यूज करेंगे, बीपी और पल्स को चेक करेंगे। और न्यूरोवास्कुलर में पल्स देखेंगे, प्रेस्थेसिया चेक करेंगे जिसमें नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन का पता चलेगा। ओरिफ के सर्जरी के बाद नर्स को निम्न असेसमेंट करना चाहिए। पेन, दूसरा सेंसेशन और पीडल पल्स को चेक करना चाहिए। ओरिफ सर्जरी के बाद नर्स को निम्न असेसमेंट करना चाहिए। पहला टेम्परेचर, दूसरा सेंसेशन और फिर पीडल पल्स को चेक करना चाहिए। टेम्परेचर, सेंसेशन और पीडल पल्स को चेक करना चाहिए ओरिफ सर्जरी के बाद नर्स को, ठीक है। सर्जरी के बाद, ठीक है, सर्जरी के बाद फ्रैक्चर के क्लाइंट को बेड से चेयर पर शिफ्ट करते हैं तो उसे एडवाइस करते हैं कि अनअफेक्टेड लिम्ब पर ही वेट बियरिंग करे, जिससे कि अफेक्टेड लिम्ब पर स्ट्रेन कम हो। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो अच्छा पैर है उसी पे वेट बियर करो, ठीक है, जिससे अनअफेक्टेड लिम्ब पर स्ट्रेन कम आएगा। सर्जरी के बाद क्लाइंट को मतलब बेड से क्या है मतलब बेड से चेयर पर शिफ्ट करते हैं तो उसे एडवाइस देते हैं कि वह अनअफेक्टेड लिम्ब पर ही वेट बियर करे, जो अच्छा पैर है, जिससे कि अफेक्टेड लिम्ब पर स्ट्रेन कम हो। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के सर्जरी के बाद जब क्लाइंट बेड पान यूज करे, ठीक है, तो उसे फ्लेक्स द नी ऑन द ऑन द, ठीक है, ऑन ऑपरेटिव लेग और पुल द ट्रेपेज टू द लिफ्ट द पेल्विक का प्रयोग करना चाहिए। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद क्लाइंट अगर बेड पान का यूज करे तो उसे फ्लेक्स द नी ऑन द अनऑपरेटिव लेग, ठीक है, अनऑपरेटिव लेग एंड पुल द ट्रेपेज टू लिफ्ट द पेल्विस का प्रयोग करना चाहिए। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जब क्लाइंट बेड पान का यूज करे तो उसे फ्लेक्स द नी ऑन द अनऑपरेटिव लेग और पुल द ट्रेपेज टू लिफ्ट द पेल्विक का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं, नी सर्जरी के बाद क्लाइंट अफेक्टेड लिम्ब पर वेट बियरिंग नहीं कर सकता है, इसीलिए वह 3 पॉइंट गेट का यूज करता है। नी सर्जरी के बाद अगर नी का सर्जरी किया गया है उसके बाद अफेक्टेड जो लिम्ब है उस पर वेट बियरिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, इसीलिए वह 3 पॉइंट गेट का यूज करता है। ठीक है, क्या है, नी सर्जरी हुआ है, कोई पेशेंट को नी का सर्जरी हुआ है, उसके बाद अफेक्टेड लिम्ब पर वेट बियरिंग नहीं कर सकता है, इसीलिए उसे 3 पॉइंट गेट का यूज करना चाहिए। क्रच वॉकिंग में पेशेंट बेट है पाम ऑफ द हैंड, क्या है, पाम ऑफ द हैंड के द्वारा बियर किया जाता है। ठीक है, क्रच क्या है, क्रच वॉकिंग में बेट पाम ऑफ द हैंड, क्या है, पाम ऑफ द हैंड के द्वारा बेट पाम ऑफ द हैंड के द्वारा बेट बियर किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्लाइंट में क्रॉसिंग ऑफ द लेग एंड सिटिंग क्रॉसिंग ऑफ लेग एंड सिटिंग
ऑन लो चेयर के लिए मना किया जाता है क्योंकि यह प्रोस्थेसिया को डिसलॉज कर सकता है। ठीक है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्रॉसिंग ऑफ लेग एंड सिटिंग ऑन लो चेयर के लिए मना किया जाता है क्योंकि प्रोस्थेसिस को यह डिसलॉज कर सकता है। ठीक है। देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरप्लेजिया ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग, हाइपरप्लेजिया ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग सेल। ठीक है, बोले तो साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। और क्या है, या फिर क्या है, मतलब पेनस फॉर्मेशन हो जाएगा, पेनस फॉर्मेशन हो जाएगा। डेट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड बोन हो जाएगा। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज हो जाएगा जिसमें हाइपरप्लेजिया ऑफ द साइनोवियल लाइनिंग सेल, बोले तो साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है। पेनस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, डेट जिसके वजह से लीड क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेजनस एंड बोन देखने को मिलेगा। ठीक है, पीनस फॉर्मेशन हो जाएगा। और पीनस क्या होता है, ये ग्रेनुलोसन टिश्यू होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है जिसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कनेक्टिव टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यू डेट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है पेनस, ये क्या है, फॉर्मेशन कर देता है न्यू कनेक्टिव टिश्यू के, डेट जिसके लीड क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ठीक है। और क्या है, ये 1% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, मोस्टली फीमेल में देखने को मिलता है। कॉज क्या होता है इसमें, अननोन रहता है। ऑटो इम्यून डिसीज होता है ये, बीटा से बी सेल, टी सेल और माइक्रोफेज, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा, ज्वाइंट स्टिफनेस देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स में ज्वाइंट है स्टिफनेस देखने को मिलेगा। मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाएगा मोर देन 30 मिनट, क्या है, ज्वाइंट स्टिफनेस देखने को मिलेगा, मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट। ठीक है। लॉन्ग पीरियड जो रहेगा रेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टिफनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग पीरियड अगर रेस्ट करेगा या इमोबलाइज रहेगा तो स्टिफनेस हो गया, ये बढ़ जाएगा। जॉइंट स्टिफनेस देखने को मिलेगा, पहला जॉइंट स्टिफनेस ने। ठीक है। मॉर्निंग स्टिफनेस होता है मोर देन 30 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा। जब लॉन्ग टाइम रेस्ट और इमोबिलिटी करेगा तो स्टिफनेस बढ़ जाएगा, क्या है, जॉइंट स्टिफनेस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर पेन होगा, क्या है, मॉडरेट टू सीवियर पेन हो गया है। और जॉइंट में कैसा है, क्या है, जॉइंट कैसा है। ठीक है, तो मतलब मेटाकार्पो, ठीक है, मतलब क्या है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, क्या है, स्मॉल जॉइंट होता है ये, क्या है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है। क्या ये स्मॉल जॉइंट होता है, मोस्ट कॉमन यही इन्वॉल्व होता है जॉइंट, मेटोकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, मोस्ट कॉमन अफेक्ट होता है। दूसरा क्या है, रिस्ट जॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, मोस्ट कॉमन कौन जॉइंट अफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट मोस्टली अफेक्ट होता है, वो भी स्मॉल जॉइंट। ठीक है। दूसरा हो सकता है मे बी, क्या है, रिस्ट जॉइंट भी हो सकता है। ठीक है। फिर चौथा क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। स्वान नेक डिफॉर्मिटी ये क्या होता है, डिस्टल फिंगर के लास्ट पॉइंट पे देखने को मिलता है, डिस्टल फिंगर के लास्ट पॉइंट पे देखने को मिलता है। डिस्टल फिंगर है ना, डिस्टल फिंगर के लास्ट पॉइंट पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ठीक है। फिर क्या है, मतलब बाउटो, क्या है, मतलब क्या है, बाउटोनिन डिफॉर्मेशन, क्या होता है, BOUTONEIN। ठीक है, क्या है, बाउटोनिन डिफॉर्मेशन, ये क्या है, प्रॉक्सिमल मिडिल फिंगर में देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल मिडिल फिंगर में ये देखने को मिलता है, क्या मतलब बाउटेन डिफॉर्मिटी।
क्या है मतलब बाउटेनिन डिफॉर्मिटी है, ये प्रॉक्सिमल मिडिल फिंगर में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ अल्नर, क्या है अल्नर ड्रिफ्ट भी देखने को मिलेगा, अल्नर ड्रिफ्ट। ठीक है, जॉइंट इमोबिलिटी, जॉइंट इमोबिलिटी को क्या बोलते हैं, क्या है एंकाइलोसिस, एंकाइलोसिस, जॉइंट इमोबिलिटी को एंकाइलोसिस बोलते हैं। लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा, फटीक और वीकनेस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। हलक्स, ठीक है, क्या है हलक्स वेलगस, अंगूठा के अंदर धंस जाता है, हलक्स वेलगस। ठीक है, हलस वेलगस, क्या होता है हेलक्स वेलगस, अंगूठा अंदर धंस जाता है। ठीक है, तो क्या क्या देखने को मिलता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जॉइंट स्टिफनेस देखने को मिलेगा मोर देन 30 मिनट मॉर्निंग में, जब रेस्ट करेगा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर पेन होगा। ठीक है, जॉइंट स्टिफनेस, दूसरा है मॉडरेट टू सीवियर पेन, और जॉइंट में मोस्ट कॉमन कौन अफेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब मेटाकार्पोपिडल, ठीक है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, स्मॉल जॉइंट होता है ये। ठीक है, रिस्ट भी हो सकता है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलेगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है, ये डिस्टल, क्या है डिस्टल फिंगर के लास्ट पॉइंट पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर क्या है मतलब ब्राउटेनिन डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। अल्नर ड्रिफ्ट होता है, जॉइंट इमोबिलिटी हो जाए, जिसको जॉइंट इमोबिलिटी हो गया उसको एंकाइलोसिस बोलते हैं। लो ग्रेड फीवर हो सकता है, फटीक, वीकनेस, एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, हलस, क्या है हलक्स वेलगस भी देखने को मिल सकता है अंगूठा के अंदर। डायग्नोस्टिक के गाले से एक्सरे करेंगे। ठीक है, और क्या है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी हम यूज करेंगे, जिसमें ESR बढ़ा रहेगा, रूमेटॉइड फैक्टर होता है ये। ठीक है, HLA, ठीक है, मतलब HLA-DR4 एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, HLA-DR4 एंटीबॉडी बनती है। क्या है HLA-DR4 एंटीबॉडी बनती है, DHLA, क्या है क्या है DR4 एंटीबॉडी बनती है इसमें। क्या है HLA-DR4 एंटीबॉडी बनती है, HLA-DR4 एंटीबॉडी बनती है, HLA-DR4 एंटीबॉडी बनती है। मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं, ये क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट होता है DMA, क्या है मतलब DMARD क्या होता है डिक्रीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग होता है। DMARD क्या होता है डिक्रीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग होता है, जिसमें मैथोट्रेक्जेट यूज कर सकते हैं, और क्या है सल्फोसेलेजिन भी यूज कर सकते हैं। मैथोट्रेक्जेट यूज कर सकते हैं और सल्फोसेलेजिन यूज कर सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। NSAID भी हम यूज कर सकते हैं, एस्पिरिन और आइब्रूफेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में IV हम दे सकता है, क्या है ठीक है, इंट्राओसियस भी हम यूज कर सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एस्पिरिन दे सकते हैं, आइब्रूफेन यूज कर सकते हैं, और DMRD जो होता है ये ड्रग होता है डिसीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग होता है, डिसीज मोडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग मैथोट्रेक्जेट और सल्फासेलेजिन। NSAID दे सकते हैं, एस्पिरिन और आइब्रूफेन, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड IV इंट्रा ओसियस भी हम यूज कर सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में साइनेवेक्टोमी भी करना पड़ सकता है, साइनेवेक्टोमी, और दूसरा क्या है मतलब ऑर्थोप्लास्टी भी हम कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में रेस्ट दो जिससे पेन कम हो जाएगा। एक्सरसाइज में हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं, और फिजिकल थेरेपी भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। ठीक है, ज्वाइंट ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है, फंक्शनल अलाइनमेंट में रखना है, फंक्शनल अलाइनमेंट में। ठीक है, डाइट में अवेलेबल फूड विथ वैरायटी, जैसे नॉर्मल डाइट दे सकते हो, उसमें विटामिन और मिनरल को ऐड कर दो, विटामिन और मिनरल को ऐड कर सकते हो। नॉर्मल डाइट दो, विटामिन और मिनरल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में नर्स, ठीक है, प्राइमरी कंसिडरेशन कंफर्ट देती है, कंफर्ट को देती है। ठीक है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में नर्स है प्राइमरी कंसिडर किसमें कंफर्ट को देती है। नोट देखते हैं। ठीक है, बेंस जोन प्रोटीन जो होता है यूज करते हैं, बेंस जोन प्रोटीन यूज करते हैं मल्टीपल माइलोमा में। क्या है बेंस जोन प्रोटीन है, मल्टीपल माइलोमा में यूज करते हैं।
बेंस जोन प्रोटीन का यूज मल्टीपल माइलोमा में करते हैं। बेंस जोन प्रोटीन का यूज कहाँ? मल्टीपल माइलोमा में यूज करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट यूज किया जाता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को चेयर से उठते समय फिंगर की जगह पाम का यूज करने के लिए बोलते हैं। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट है, चेयर से उठते समय फिंगर के द्वारा पाम का यूज करना चाहिए। ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के क्लाइंट को रेस्ट के साथ साथ एक्टिव एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। रूमेटॉइड वाले क्लाइंट को रेस्ट भी करो और एक्टिव एक्सरसाइज भी करो। ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को, ठीक है, क्या है मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस डिसीज के सीवियर इफेक्ट को रोकने के लिए रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी करने की सलाह दी जाती है। क्या है? रेस्ट करो, दूसरा एक्सरसाइज करते रहो और फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहो। रूमेटॉइड वाले डिसीज को सीवियर इफेक्ट को रोकने के लिए रेस्ट भी दो, एक्सरसाइज भी करो और फिजिकल थेरेपी भी दो। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं। ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का यूज करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में अगर एक बोनी एंकाइलोसिस हो जाता है तो यह इरिवर्सिबल है। ठीक है। तथा यह इमोबिलिटी कॉज कर सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर एक बोनी एंकाइलोसिस हो जाता है तो यह इरिवर्सिबल होता है तथा यह इमोबिलिटी कॉज कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हेवन-बॉर्ड नोड होता है। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है? हेवन-बॉर्ड नोड देखने को मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हेवन-बॉर्ड नोड देखने को मिलता है। अब देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में अल्नर ड्रिफ्ट, ठीक है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है, और क्या है मतलब बाउटेनिन डिफॉर्मिटी होता है। ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अल्नर ड्रिफ्ट, स्वान नेक डिफॉर्मिटी और क्या है बाउटेनियंस डिफॉर्मिटी होता है। रूमेटॉइड के पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन डिक्रीज मूवमेंट और स्टिफनेस जब वह सुबह उठता है तब होता है। क्या है? मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। क्या है? रूमेटॉइड के पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन है, क्या है, डिक्रीज जब मूवमेंट सबसे कम रहेगा, और स्टिफनेस, ठीक है, जब वह सुबह उठता है तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। मोर देन 30 मिनट तक होता है। ठीक है। क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को रेगुलर डाइट विथ विटामिन और मिनरल दी जाती है। क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट में रेगुलर डाइट में क्या है यूज कर दो विटामिन और मिनरल। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एस्पिरिन का यूज कर सकते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एस्पिरिन का यूज करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में इंक्रीज मोशन ऑफ जॉइंट तथा रेस्ट के दौरान जॉइंट को फंक्शनल अलाइनमेंट में रखने के लिए इनकरेज करते हैं। ठीक है। क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को ठीक है क्या है इंक्रीज मोशन ऑफ जॉइंट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को
इंक्रीज मोशन ऑफ ज्वाइंट तथा रेस्ट के दौरान ज्वाइंट को फंक्शनल अलाइनमेंट में रखने के लिए इंकरेज करते हैं। अगर रूमेटॉइड के पेशेंट अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को सीवियर पेन तथा ओडिमा हो तो उसे सलाह दी जाती है कि हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बाद एक्सरसाइज करे। अगर क्लाइंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को सीवियर पेन और ओडिमा हो, रूमेटॉइड वाले पेशेंट में अगर सीवियर पेन और ओडिमा हो तो उसे सलाह दी जाती है कि उसे हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बाद एक्सरसाइज करे। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बाद एक्सरसाइज करें। ठीक है। अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को सीवियर पेन तथा ओडिमा हो तो उसे सलाह दी जाती है कि वह हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बाद एक्सरसाइज करे। ठीक है। अब देखते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को एडिक्वेट फूड इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप लेने की सलाह देते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को एडिक्वेट फूड इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप लेने की सलाह दी जाती है, जैसे रेगुलर डाइट विथ विटामिन और मिनरल देने के लिए बोलते हैं। रेगुलर डाइट विथ विटामिन और मिनरल का यूज कर सकते हो। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में एडिक्वेट फूड इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट फूड ग्रुप लेने की सलाह दी जाती है, जैसे रेगुलर डाइट विथ विटामिन और मिनरल देने की सलाह दी जाती है।